एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट। विशालकाय मशीन का पीला पंजा रेत के पहाड़ में ढंसता है। नवी मुंबई, एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट। यहां भविष्य का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस रेत में और क्या छिपा था। पंजा ऊपर उठा। रेत की धाराओं के बीच एक अजीब सी चीज बाहर गिरी, नरम, बेढंगी। वहां काम कर रही सारी मशीनें अचानक बंद हो गईं। मजदूरों के बीच एक आमोश कानाफूसी फैल गई। हवा में डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा माहौल बन गया। और फिर हवा में एक गंध फैली, लोहे, डीजल और गीली मिट्टी की नहीं, सहांध वाली गंध, जून की गंध। यह कहानी शुरू होती है नवी मुंबई के उसी विशाल कंस्ट्रक्शन साइट पर, एक ऐसी सुबह में जो किसी भी और दिन की तरह ही साधारण होनी चाहिए थी। संजय कुमार, 30 साल का एक महबूत नौजवान, जिसकी त्वचा धूप में तपकर सांवली हो चुकी थी, अपनी विशाल एक्सकैवेटर मशीन के केबिन में चचा। उसके लिए यह एक और साधारण दिन था, मेहनत और पसीने का दिन। उसने मशीन चालू की और उसका भारी भरकम पीला पंजा सामने लगे रेत के छोटे से पहाड़ की तरफ बढ़ाया। यह रेत पिछली रात ही लाई गई थी। पहला पंजा हमेशा की तरह रेत में आसानी से धंस गया, लेकिन जब संजय ने उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पंजे का वान थोड़ा ज्यादा लग रहा था। जैसे ही पंजा पूरी तरह ऊपर उठा, उसके दांतों के बीच से रेत के साथ साथ एक और चीज फिसल कर नीचे गिरी। वह चीज कुछ बार लुढ़की और फिर गीली मीन पर शांत पड़ गई। संजय ने तुरंत मशीन बंद कर दी और केबिन से नीचे कूद गया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई पुतला है जिसे किसी ने महा में फेंक दिया होगा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक तेज, मिचली पैदा करने वाली गंध सीधी उसकी नाक में घुस गई। और फिर उसने उसे देखा। वह हकीकत इतनी क्रूर थी कि उस महबूत कद काठी वाले नौजवान के वहीं जम गए। वह कोई पुतला नहीं था, वह एक औरत की लाश थी। वह एक अजीब अप्राकृतिक अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और रेत और रून से सने हुए थे। उसके लंबे बाल गीले होकर उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन वे उसके सिर पर लगे गहरे घावों को छिपा नहीं पा रहे थे। जून सूखकर उसकी पीली पड़ चुकी त्वचा पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बना चुका था। यह भयानक दृश्य देखकर संजय कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया, और फिर उसके गले से एक चीज निकली, एक ऐसी चीज जिसने उस विशाल कंस्ट्रक्शन साइट के हर कोने को दहला दिया। 15 मिनट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन साइट मजदूरों की मेहनत के शोर से गूंज रही थी, अब वह मुंबई पुलिस की गाजियों के सायरन की तेज और चुभती हुई आवाज से दहल उठी थी। सायरन की आवाज ने संजय की चीज से पैदा हुई जामोशी को चीर दिया और पूरे इलाके में एक आधिकारिक डर का माहौल बना दिया। पुलिस की जीपें धूल उहाती हुई साइट पर पहुंची और उनसे अनुभवी और सख्त चेहरे वाले असर बाहर निकले। उन्होंने बिना कोई वक्त गंगवाए तुरंत पीले रंग की पट्टी लगाकर पूरे इलाके को घेर लिया और उस भयानक खोज को आम लोगों की नहरों से दूर कर दिया, लेकिन बर आग की तरह फैल चुकी थी। पट्टी के पीछे मजदूरों और आसपास के जिज्ञासु लोगों की एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर कोई उस भयानक दृश्य की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था और कानाफूसियों का एक नया यादा खतरनाक शोर शुरू हो गया था। अरे सुना तुमने, रेत के ढेर में लखकी की लाश मिली है, एक चाय वाले ने अपने ग्राहक से कहा। बहुत बुरा हुआ, पास खड़े एक बुजुर्ग चौकीदार ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। जरूर कोई लूटपाट का मामला है, आजकल मुंबई में कोई सुरक्षित नहीं है। नहीं रे काका, एक नौजवान मजदूर ने असहमति जताते हुए कहा। जिस बुरी तरह से मारा है, यह किसी गहरी दुश्मनी या फिर चक्कर का मामला लगता है। कोई आशिक ही इतनी नैरत से मार सकता है। लेकिन उन सब कानाफूसियों और अटकलों के बीच हर शक की सुई, हर जिज्ञासु नर सिर्फ एक ही शख्स पर जाकर टिक गई थी, संजय कुमार। वह उस मशीन का चालक था। लाश को सबसे पहले उसी ने देखा था, और सबसे बढ़कर वह लाश उसके ही काम करने की जगह पर मिली थी। इन हालातों में वह कुदरती तौर पर पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया था। उसका सदमे से सजेद पड़ा चेहरा, उसके धूल और मिट्टी से सने कपते और उसके कांपते हुए हाथ, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे कोई भी आसानी से गलत समझ सकता था। 2 पुलिस वाले उसे भीड़ से दूर एक कोने में ले गए और उससे पूछताछ शुरू कर दी।
एक अनुभवी इंस्पेक्टर ने अपनी सख्त आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने इसे कब और कैसे देखा? संजय का गला पूरी तरह सूख चुका था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। मैं संजय, मैंने अभी, बस अभी पंजा उठाया, और वह पूरी बात कह भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों का डर और उसकी घबराहट पुलिस वालों को किसी मासूम का नहीं, बल्कि एक पखे गए जानवर का डर लग रहा था। एक ऐसा जानवर जो भागने का रास्ता खोज रहा हो। मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक सदमे और गहरे अपराध बोध के शारीरिक लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। उस वक्त संजय के सदमे को उसका अपराध बोध समझ लिया गया। मुंबई पोर्ट की यह हत्या की कहानी एक ऐसे नाटकीय मोड़ से शुरू हुई थी जिसका केंद्र बिंदु वही शख्स था जो दुध को बेगुनाह बताने की हालत में भी नहीं था। हालात और उसकी अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया दोनों उसके इलाह गवाही दे रहे थे। उसकी आमोशी को उसका जुर्म और उसके आंसुओं को उसका पछतावा माना जा रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट की धूल भरी खुली हवा से निकलकर अब कहानी मुंबई के एक पुलिस थाने के बंद घुटन भरे कमरे में पहुंच चुकी थी। यह एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर सीलन के दाढ़ थे। बीच में एक पुरानी लोहे की मेज और 2 कुर्सियां रखी थीं। छत से लटकता हुआ एक अकेला बल्ब पीली बीमार सी रोशनी दे रहा था, जो संजय कुमार के पसीने से तर चेहरे पर चमक रही थी। यहां कोई भी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी तनावपूर्ण खामोशी थी जो किसी भी चीज से ज्यादा डरावनी थी। संजय के सामने इंस्पेक्टर विजय सालस्कर बैठे थे। वह मुंबई पुलिस के एक अनुभवी और सख्त असर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही बंद कमरों में इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों को टटोलते हुए गुजारे थे। उनकी आंखें संजय के हर एक हरकत, हर एक सांस का पीछा कर रही थीं। संजय, इंस्पेक्टर ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया, तुम उस लड़की को जानते थे, है ना? संजय ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं साहब, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में एक बनावटी दृढ़ता थी जिसे इंस्पेक्टर सालस्कर ने एक पल में पकड़ लिया। इंस्पेक्टर मुस्कुराए नहीं, बस अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगे। वह आवाज उस खामोश कमरे में एक घजी की टिक टिक की तरह गूंज रही थी, जैसे समय खत्म हो रहा हो। देखो संजय, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच बोलो। हमारे पास तरीके हैं सच उगलवाने के। अगले 1 घंटे तक सवालों का सिलसिला चलता रहा। इंस्पेक्टर ने बार बार अलग अलग तरीकों से एक ही सवाल पूछा। संजय के माथे पर पसीने की बूंदें अब धार बनकर बहने लगी थीं। उसका दिमाग उस भयानक सुबह और इस घुटन भरे कमरे के बीच फंसकर रह गया था। आखिरकार वह टूट गया। हाँ साहब, उसने एक हारी हुई आवाज में कहा, मैं उसे जानता था। सिर जानते थे? इंस्पेक्टर ने अपनी भौहें चछाईं। संजय कुछ देर चुप रहा और फिर उसने जो कहा, उसने उस कमरे में मौजूद हर पुलिस वाले को चौंका दिया। वह मेरी प्रेमिका थी। यह एक ऐसा कबूलनामा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। संजय ने बताया कि उसका और उस लड़की अलीशा शर्मा का पिछले 6 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अलीशा शादीशुदा थी और वे दोनों दुनिया से छिपकर मिलते थे। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आने वाला था। उस रात की कहानी संजय की आंखों से। पिछली रात, संजय ने कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उसका पति विक्रम किसी काम से गुजरात गया हुआ था। मैं रात के करीब 10 बजे उसके घर पहुंचा। उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी साह झलक रही थी। उसने बताया कि कैसे वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अलीशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। दरवाजे के बाहर उसका पति विक्रम सिंह खज्जा था। संजय के अनुसार विक्रम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह एक घायल शेर की तरह लग रहा था। संजय ने बताया कि वह इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। विक्रम के हाथ में एक पाना था जो वह अपनी गाड़ी से निकाल कर लाया था। इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, संजय ने उसे धक्का दिया और बालकनी की तरफ भागा। उसने बिना सोचे समझे पहली मंजिल की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा साहब।
संजय ने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता उसके बाद विक्रम ने अलीशा के साथ क्या किया। संजय का यह बयान एक धमाके की तरह था। उसने एक ही झटके में पूरी जांच की दिशा बदल दी थी। अब शक की सुई एक डरे हुए मजदूर से हटकर एक धोखेबाज पति और एक गुस्से में पागल प्रेमी पर जा टिकी थी। पुलिस के सामने अब एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक संदिग्ध था, अलीशा का पति विक्रम सिंह। संजय कुमार के सनसनीखेज बयान ने पुलिस की जांच को एक अंधेरे कमरे से निकालकर एक ऐसी सचक पर ला खजा किया था जहां हर निशान एक ही मंजिल की तरह जा रहा था, विक्रम सिंह का घर। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था लाश की आधिकारिक पहचान करना। संजय ने जो नाम बताया था, अलीशा शर्मा, उसके आधार पर पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले और कुछ ही घंटों में यह पुष्टि हो गई कि मृतका 29 साल की अलीशा शर्मा ही थी, जो मुंबई के एक जाने माने निजी संस्थान में अंग्रेही पटाती थी। अब पुलिस के पास एक नाम था, एक चेहरा था और एक कहानी थी जिसे सुलझाना बारी था। इंस्पेक्टर सालस्कर ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम को अलीशा के काम करने की जगह यानी उसके भाषा संस्थान भेजा गया और दूसरी टीम को उस सोसाइटी में भेजा गया जहां अलीशा और विक्रम रहते थे। मकसद था अलीशा की जिंदगी की उस तस्वीर को पूरा करना जिसके टुकड़े अब तक सिर्फ संजय की कहानी में मिले थे। भाषा संस्थान में पुलिस को एक ऐसी अलीशा शर्मा से मिलवाया गया जिसे संजय कुमार शायद नहीं जानता था। वहां के सहकर्मियों ने बताया कि अलीशा एक आधुनिक, महत्वाकांक्षी और काड़ी हद तक खर्चीले लाइफस्टाइल वाली महिला थी। उसके पास महंगे कपड़े, नए मॉडल के जोन और ब्रांडेड पर्स हुआ करते थे जो एक साधारण सी शिक्षिका की तनख्वाह से मेल नहीं खाते थे। एक सहकर्मी ने दबी जुबान में यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से अलीशा अक्सर परेशान और तनाव में रहती थी और उसने कई बार अपने और अपने पति के बीच चल रहे झगड़ों का जिक्र भी किया था। यह जानकारी उस कहानी से पूरी तरह मेल खाती थी जो पुलिस को अलीशा और विक्रम के पड़ोसियों से मिली। सोसाइटी के लोगों ने पुष्टि की कि उस घर से अक्सर ऊंची आवाज में लहने झगड़ने की आवाजें आती थीं। झगड़ने लगभग हमेशा पैसे को लेकर होते थे। पड़ोसियों ने बताया कि विक्रम सिंह का कुछ साल पहले तक मोबाइल जोन का एक बड़ा और सफल कारोबार था, लेकिन नए बाजार में वह टिक नहीं पाया और उसका व्यापार पूरी तरह से डूब गया था। उसके बाद से ही घर में कलह शुरू हो गई थी। विक्रम, जो कभी एक ईमानदार कारोबारी था, अब घर पर ज्यादातर दाली रहता था या छोटे मोटे काम करता था और अलीशा इस बात से दुश नहीं थी। इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ने पर पुलिस के सामने विक्रम सिंह की एक बहुत ही साठ तस्वीर उभर रही थी। वह एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी इज्जत, अपना पैसा और शायद अपनी पत्नी का प्यार भी खो दिया था। वह एक हारा हुआ इंसान था जिसकी मर्दानगी को गहरी चोट पहुंची थी और मनोविज्ञान कहता है कि एक हारा हुआ आदमी जिसे यह लगे कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब शक की हर सुई, हर सबूत और हर कहानी सिर्फ एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी, विक्रम सिंह, अलीशा शर्मा का पति। जांच की हर कही अब सिर्फ एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी, विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर सालस्कर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी टीम के साथ विक्रम के अपार्टमेंट पर छापा मारने का फैसला किया। उनका मकसद था विक्रम सिंह को हिरासत में लेकर उससे सीधी पूछताछ करना। जब पुलिस की जीप उस मध्यम वर्गीय सोसाइटी में दाखिल हुई तो वहां रहने वाले लोगों के लिए यह एक असामान्य घटना थी। बच्चे खेलना छोड़कर देखने लगे और खिड़कियों के पर्दे सरकने लगे। पुलिस की टीम जब विक्रम और अलीशा के फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा विक्रम के छोटे भाई रोहन ने खोला। वह अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था। उसके चेहरे पर घबराहट और उलझन साठ दिख रही थी। इंस्पेक्टर सालस्कर ने उससे सीधे विक्रम के बारे में पूछा। रोहन ने जवाब दिया, भाई तो घर पर नहीं है साहब, वह तो कल सुबह ही गुजरात के लिए निकल गए थे। अहमदाबाद तक माल पहुंचाना है। गुजरात? इंस्पेक्टर सालस्कर ने अपनी आवाज में हैरानी का भाव लाए बिना पूछा। कब तक वापस आएगा? उसने कहा था कि उसे 2-3 दिन लगेंगे, रोहन ने बताया। उसका जोन भी नहीं लग रहा है, शायद हाईवे पर नेटवर्क नहीं होगा। यह एक सुनने में काही महबूत लगने वाली बहानेबाजी थी,
जिसे अलीबी कहते हैं। एक ऐसा सबूत जो यह बताए कि संदिग्ध अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। विक्रम की पत्नी की हत्या मुंबई में हुई थी, जबकि वह जुद कथित तौर पर सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात जाने वाले रास्ते पर था। लेकिन एक अनुभवी पुलिस वाले के लिए यह संयोग नहीं, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र लग रहा था। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई अपराधी एक झूठी कहानी बनाता है तो वह उसे ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय बनाने की कोशिश करता है। वह उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें जोड़ता है जो सच लगें, जैसे जोन नहीं लग रहा होगा। विक्रम ने भी यही किया था। उसकी कहानी में एक ही बड़ी जामी थी, उसकी टाइमिंग। एक पत्नी की हत्या ठीक उसी दिन होती है जिस दिन उसका पति एक लंबे सफर पर निकला हो। यह संयोग इतना सटीक था कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। इंस्पेक्टर सालस्कर ने रोहन को अपनी शक की कोई भनक नहीं लगने दी। उन्होंने उससे कुछ और साधारण सवाल पूछे और फिर अपनी टीम के साथ बाहर आ गए। जैसे ही वे सोसाइटी से बाहर निकले, इंस्पेक्टर का पेशेवर अंदाज वापस आ गया। उन्होंने तुरंत अपने जोन से अपने सहकर्मियों को आदेश देने शुरू कर दिए। उनकी आवाज में अब एक नई तेजी और दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी एक टीम को आदेश दिया, विक्रम सिंह जिस भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता है उसका पता लगाओ, उनके मालिकों से बात करो और पुष्टि करो कि क्या सच में उसे अहमदाबाद के लिए कोई काम सौंपा गया था। उन्होंने दूसरी टीम को, जो साइबर सेल की थी, निर्देश दिया, मुझे विक्रम के ट्रक का नंबर चाहिए। उस ट्रक की जीपीएस लोकेशन को तुरंत ट्रेस करना शुरू करो और उसका मोबाइल जोन, उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, मुझे हर एक जानकारी चाहिए। आखिर में उन्होंने अपनी सबसे अनुभवी टीम से कहा, मुंबई से गुजरात जाने वाले हर राष्ट्रीय राजमार्ग के हर टोल नाके का फुटेज खंगालना शुरू करो। मुझे विक्रम के ट्रक की तस्वीर चाहिए। हर हाल में पुलिस की मशीनरी अब पूरी रफ्तार से काम करने लगी थी। शक की सुई अब पूरी तरह से विक्रम सिंह पर घूम चुकी थी। अब यह सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं थी, यह एक भगोड़े का पीछा था। एक ऐसे शख्स का पीछा जो यह सोच रहा था कि वह दानून से 2 दिन आगे है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि दानून अब उसकी परछाई बन चुका है। इंस्पेक्टर सालस्कर का आदेश मिलते ही मुंबई पुलिस की मशीनरी पूरी रफ्तार से हरकत में आ गई। 2 अलग अलग टीमें 2 अलग अलग मकसदों के लिए काम पर लग गईं। पहली टीम का काम था विक्रम सिंह की उस कहानी की सच्चाई का पता लगाना जो उसके भाई ने बताई थी, गुजरात जाने की कहानी। दूसरी टीम का काम था तकनीक की मदद से विक्रम के डिजिटल दमों के निशान खोजना। पहली टीम ने सबसे पहले मुंबई की उन सभी बड़ी और छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सूची बनाई जिनके साथ विक्रम सिंह जैसे स्वतंत्र ट्रक ड्राइवर काम करते थे। यह एक मुश्किल और लंबा काम था। एक अनुभवी सब इंस्पेक्टर ने एक एक करके उन कंपनियों के दूसरे यह 2 दार खता था मालिकों को दोन करना शुरू किया। नमस्ते, मैं सब इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूं, क्राइम ब्रांच से। क्या विक्रम सिंह नाम का कोई ड्राइवर आपकी कंपनी के लिए काम करता है? दूसरी तरफ से ज्यादातर जवाब नहीं में आते थे। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक मिला जो विक्रम को जानता था। सब इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल पूछा, क्या आपने कल विक्रम सिंह को कोई माल लेकर अहमदाबाद, गुजरात भेजा था? उस तरह से कुछ पलों की खामोशी के बाद जवाब आया, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। विक्रम ने पिछले 1 हफ्ते से हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। पुलिस टीम ने एक के बाद एक उन सभी कंपनियों से बात की जिनके साथ विक्रम का कोई भी संबंध हो सकता था। हर जगह से एक ही जवाब मिला, किसी ने भी विक्रम को गुजरात जाने का कोई काम नहीं दिया था। विक्रम सिंह की कहानी जो उसके भाई ने इतने भरोसे से सुनाई थी, एक सजेद सोचा समझा झूठ निकली। यह भर जब इंस्पेक्टर सालस्कर तक पहुंची तो उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी गंभीरता थी। एक अपराधी द्वारा एक झूठी अलिबी यानी बहानेबारी बनाना सिर्फ एक झूठ बोलना नहीं होता, यह इस बात का सबूत होता है कि अपराधी को पता था कि उसे भविष्य में एक अलिबी की प्राण जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब था कि विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद भागने का यह प्लान पहले से ही बना रखा था। यह अपराध गुस्से में अचानक उठाया गया दम नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। विक्रम का झूठ पका जा चुका था। अब वह पुलिस की नजरों में सिर्फ एक संदिग्ध नहीं था,
बल्कि एक शातिर अपराधी था जो कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साल्सकर ने तुरंत अपने वायरलेस सेट पर एक संदेश प्रसारित किया जिसमें विक्रम सिंह और उसके छोटे ट्रक के विवरण के साथ एक अलर्ट जारी किया गया। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी की जांच नहीं रह गई थी, यह आधिकारिक तौर पर एक हत्या की जांच और एक भगोए अपराधी का पीछा बन चुकी थी। हर पुलिस स्टेशन, हर चेक पॉइंट को सूचित कर दिया गया था। विक्रम सिंह यह सोचकर भागा था कि उसके पास 3 दिन का समय है, लेकिन उसकी झूठी कहानी ने उस समय को घटाकर अब सिर्फ कुछ घंटे कर दिया था। एक तरफ जहां पुलिस की टीमें विक्रम सिंह के झूठ का पर्दाश करके उसे ढूंढने के लिए शहर छान रही थीं, वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई की उस कंस्ट्रक्शन साइट पर फॉरेंसिक टीम खामोशी से सच्चाई के उन टुकों को जोड़ रही थी जिन्हें अपराधी पीछे छोड़ गया था। अनुभवी जासूस जानते हैं कि हर अपराधी, चाहे वह कितना भी शातिर क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और विक्रम सिंह ने भी एक ऐसी गलती कर दी थी जो उसे बहुत महंगी पाने वाली थी। फॉरेंसिक टीम का नेतृत्व एक बुजुर्ग और अनुभवी असर कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उस रेत के ढेर के आसपास की कमीन का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया था। वे हर छोटे से छोटे सबूत की तलाश में थे, एक बटन, बाल का एक रेशा या कुछ भी जो उन्हें अपराधी तक ले जा सके। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज सिर पर आ चुका था, टीम के एक युवा सदस्य की नज़र मीन पर बने कुछ हल्के निशानों पर पड़ी। रात की नमी और सुबह की ओस की वजह से गीली मिट्टी पर कुछ ढांसा हुआ सा दिख रहा था। उसने तुरंत अपने सीनियर अजसर को बुलाया। पहली नज़र में वे निशान किसी भी आम गाय के लग रहे थे, लेकिन वे ठीक उसी जगह पर थे जहां लाश को रेत में छिपाया गया था। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। टीम ने तुरंत उस पूरे हिस्से को घेर लिया और निशानों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे 60 निशान का प्लास्टर कास्ट यानी एक सांचा बनाने का फैसला किया। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोलकर एक गाढ़ा लेप तैयार किया गया और उसे बड़ी सावधानी से टायर के उस निशान में डाला गया ताकि निशान का हर एक पैटर्न, हर एक उभार उस सांचे में ऐद हो जाए। कुछ घंटों के बाद जब प्लास्टर पूरी तरह से सूख गया तो उसे मिट्टी से बाहर निकाला गया। अब पुलिस के पास अपराधी के बरला ठेला ठोस भौतिक सबूत था। उसके वाहन के टायर का एक सटीक नमूना। उस सांचे और तस्वीरों को तुरंत फॉरेंसिक लैब में विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक लैब में विशेषज्ञों ने उन निशानों का मिलान अपने डेटाबेस में मौजूद हजारों टायर पैटर्न से करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में नतीजा सामने आ गया। रिपोर्ट में 2 बहुत ही अहम बातें लिखी थीं। पहली कि यह टायर का पैटर्न एक हल्के वाणिज्यिक वाहन यानी एक मिनी ट्रक का था, जैसे कि टाटा एस या महिंद्रा बोलेरो पिकअप। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह टायर का पैटर्न और उसकी घिसावट का तरीका विक्रम सिंह के नाम पर पंजीकृत मिनी ट्रक के टायरों से 100% मेल खाता था। यह खबर जब इंस्पेक्टर साल्सकर तक पहुंची तो उनके लिए यह केस का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। अब उनके पास सिर्फ एक महबूत शक नहीं, बल्कि एक अकाट्य वैज्ञानिक सबूत था। एक ऐसा सबूत जो विक्रम सिंह की मौजूदगी को सीधे सीधे उस जगह से जोड़ता था जहां उसकी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाया गया था। अब विक्रम की कहानियों, उसके बहानों का कोई मतलब नहीं रह गया था। टायर के उन निशानों ने वह सब कुछ कह दिया था जो विक्रम छिपा रहा था। इंस्पेक्टर साल्सकर ने तुरंत उस टीम से संपर्क किया जो विक्रम की लोकेशन का पता लगाने में जुटी थी। उन्होंने उन्हें इस नए सबूत की जानकारी दी। अब यह केस एक प्राथमिकता बन चुका था। अब वे सिर्फ एक भगोए पति की तलाश नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसे हत्यारे की तलाश कर रहे थे जिसके अलावा उनके पास महबूत सबूत थे। विक्रम सिंह की आहादी का समय अब तेजी से खत्म हो रहा था। मुंबई में जहां पुलिस की गाजियां सायरन बजाती हुई भाग रही थीं और फॉरेंसिक लैब में सबूतों को जोड़ा जा रहा था, वहीं 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रायगढ़ जिले के एक सुनसान वीरान गांव में खामोशी मौत की तरह छाई हुई थी। यहीं एक पुराने टूटे फूटे पुश्तैनी घर के अंधेरे में विक्रम सिंह एक चूहे की तरह छिपा हुआ था। यह घर सालों से बंद पड़ा था। इसकी दीवारों पर सीलन की गहरी परतें जम चुकी थीं
और हर कोने में मक्कई के घने जाले लटक रहे थे। हवा में धूल, सीलन और अकेलेपन की एक अजीब सी गंध थी। यह घर विक्रम की अपनी टूटी फूटी जिंदगी का एक सटीक प्रतिबिंब था। हत्या को अंजाम देकर भागे हुए उसे अब एक दिन से ज्यादा हो चुका था। उसने बत्ती जलाने की हिम्मत नहीं की थी, न ही कोई ऐसी आवाड़ की थी जिससे किसी को उसकी मौजूदगी का पता चल सके। वह दिन भर एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता और रात में भी उसी अंधेरे में जागता रहता। बाहर जब भी कोई कुत्ता भौंकता या सड़क से कोई मोटरसाइकिल गुजरती तो वह उछल पड़ता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता था कि पुलिस आ गई है, कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पिछली रात से उसके पेट में सिर कुछ सूखे नूडल्स के अलावा कुछ नहीं गया था। वह 34 साल का आदमी, जिसकी कभी शहर में इज्जत थी, अब एक भगोवा बन चुका था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े गंदे और अस्त व्यस्त थे, और उसकी ढंसी हुई, नींद से बोझिल आंखें दालीपन में घूरती रहती थीं। वह शख्स जिसने कभी आईने के सामने घंटों खजा होकर अपने बाल संवारे थे, अब उसे अपना ही चेहरा देखे हुए कई दिन हो गए थे। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है तो उसे अपनी अंदर की दुनिया का सामना करना पड़ता है, और विक्रम के लिए उसकी अंदर की दुनिया एक नर्क से कम नहीं थी। इस अंधेरे और खामोशी में उसके पास अपनी यादों से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसकी यादें किसी जल्लाद की तरह बेरहम थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही ममरा घूम रहा था। अलीशा का खून से लथपथ शरीर, संजय का डरा हुआ चेहरा और अपनी ही हाथों में महसूस होती उस पानी की ठंडक। वह भागकर पुलिस से तो छिप गया था, लेकिन वह उद से कैसे भागता? इस वीरान घर की हर ईंट, हर दरार उसे उसके पतन की कहानी सुना रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जब वह एक सफल कारोबारी था, जब उसकी जिंदगी में उम्मीद थी, प्यार था और एक उज्जवल भविष्य का सपना था। वह जितना अपनी आज की हहीत से भागने की कोशिश करता, उसका अतीत उतना ही महबूती से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। वह अब सिर्फ एक हातिल नहीं था, वह अपनी ही यादों का एक कैदी बन चुका था, और उस अंधेरे कमरे में उस पर एक और ज्यादा तकलीदेह दौरा पड़ने वाला था। अतीत की मीठी यादों का दौरा, जो उसके आज के फाज़मों को और भी गहरा करने वाली थी। उस अंधेरे सीलन भरे कमरे की ठंडी जमीन पर बैठे हुए विक्रम सिंह की आंखें बंद हो गईं। बाहर की दुनिया खामोश थी, लेकिन उसके अंदर यादों का एक तूफान पूरी ताकत से उठ रहा था। उसका दिमाग समय में पीछे की तरफ दौड़ने लगा, आज की इस भयानक हहीत से बहुत दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां रोशनी थी, उम्मीद थी और खुशियां थीं। 5 साल पीछे, वह 5 साल पहले का एक सुनहरा दिन था। मुंबई की गर्मी और उमस से भरा हुआ शहर के प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर लैमिंगटन रोड की एक मुख्य गली में विक्रम सिंह की नई नवेली मोबाइल फोन की दुकान सिंह टेलीकॉम के भव्य उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। यह वह इलाका था जहां मुंबई का हर सपना और हर संघर्ष एक साथ सांस लेता था। दुकान के बाहर गेंदे के फूलों की लट्ठियां और रंग बिरंगे गुब्बारे लगे थे, जो उस भीभा वाली गली में एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे। शीशे के चमचमाते काउंटरों के अंदर उस समय के सबसे नए और महंगे स्मार्टफोन रोशनी में नहा रहे थे। हर एक जोन भविष्य के वादों की तरह चमक रहा था। उद्घाटन से ठीक पहले दुकान के अंदर सिर्फ विक्रम और अलीशा थे। विक्रम बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और कई सालों की मेहनत इस एक दुकान में लगा दी थी। पता नहीं, अलीशा, सब ठीक होगा ना? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अलीशा, जो उस दिन एक सुंदर सी सफेद पोशाक में किसी परी जैसी लग रही थी, उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक नहीं, सब बेहतरीन होगा, उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास से कहा। हमने इसके लिए रात दिन एक कर दिए हैं विक्रम, यह हमारी मेहनत है, यह जरूर रंग लाएगी। अलीशा के इन शब्दों ने विक्रम के अंदर एक नई हिम्मत भर दी। कुछ ही देर में मेहमानों और ग्राहकों का आना शुरू हो गया। बाहर ढोल नगाहे बजने लगे और देखते ही देखते दुकान लोगों से खचाखच भर गई। विक्रम के बूझे पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
और उस सफलता की कहानी में अलीशा सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी बनकर नहीं खड़ी थी, वह एक बराबर की भागीदार थी। वह वुड अपने हाथों से मेहमानों को मिठाइयां दे रही थी, ग्राहकों को नए बोनों के फीचर्स समझा रही थी और हर पल गर्व से अपने पति की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में विक्रम के लिए जो इज्जत और प्यार था, वह दुकान की किसी भी रोशनी से ज्यादा चमकदार था। उस भय के बीच में खड़ा विक्रम सिंह एक विजेता की तरह महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह उसकी पहचान थी। उसने उन दिनों को याद किया जब वह किसी और की दुकान पर एक मामूली सेल्समैन हुआ करता था, जब वह लोकल ट्रेन की भय में धक्के खाते हुए एक बड़े सपने को अपनी आंखों में हिंदा रखता था। आज वह सपना हकीकत बन चुका था। वह अब सिर्फ विक्रम नहीं, बल्कि सिंह टेलीकॉम का मालिक था। यह पहचान उसे तात देती थी। उस शाम जब भी छट गई तो थके हुए लेकिन खुश विक्रम और अलीशा दुकान के एक कोने में बैठे। अलीशा ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रखा। विक्रम, देखो, हमारा सपना सच हो गया, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है अलीशा। एक दिन देखना, पूरे मुंबई में हमारा नाम होगा। उन दोनों ने उस रात भविष्य के और भी कई सपने बुने। एक बड़े घर का सपना, शानदार छुट्टियों का सपना और अपने बच्चों का सपना जो उस बड़े घर में खेलेंगे। उस वक्त उनका प्यार सच्चा था और उनका भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। वह मीठी याद एक खंजर की तरह थी जो उसकी आज की सच्चाई के वाम को और भी गहरा कर रही थी। उस अंधेरे कमरे में विक्रम ने अपनी आंखें खोली। रोशनी, जुशियां, ढोल नगाए और सपने सब गायब हो चुके थे। अब सिर्फ अंधेरा था, धूल थी और एक ऐसे इंसान की टूटी हुई आत्मा थी जिसने सिर्फ अपना व्यापार ही नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया था। वह सफल कारोबारी अब एक हारा हुआ ट्रक ड्राइवर था और वह प्यारी, गर्व करने वाली पत्नी अब सिर्फ एक लाश थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया था। अतीत की वह खुशबूदार याद वर्तमान की सहांद को और भी असहनीय बना रही थी। खुशी की वह सुनहरी याद विक्रम के दिमाग में एक पल के लिए चमकी और फिर बुझ गई। उसकी जगह बिजनेस के डूबने, सपनों के टूटने और उन अपमानजनक दिनों की कवि हकीकत ने ले ली जिनकी वजह से वह आज इस अंधेरे कमरे में कैद था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सिंह टेलीकॉम शहर की सबसे अच्छी दुकानों में से एक बन गया था, लेकिन फिर बाढ़ार बदलना शुरू हुआ। बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने भारी छूट देकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लोग अब दुकान पर सिर्फ जोन देखने आते थे और खरीदते ऑनलाइन थे। विक्रम अपनी खाली दुकान में बैठा बाहर सड़क पर उन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे ले जाते हुए देखता था और उसके अंदर एक बेबसी का एहसास भर जाता था। नए कौन हर महीने लॉन्च हो रहे थे, जिससे उसका पुराना स्टॉक बेकार होता जा रहा था। दुकान का भारी किराया और दूसरे खर्चे उसकी बचत को दीमक की तरह खा रहे थे। जो व्यापार कभी उसकी ताकत था, अब वही उसकी गर्दन पर एक फंदा बनता जा रहा था। जैसे जैसे व्यापार डूब रहा था, वैसे वैसे विक्रम भी अंदर से टूट रहा था। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। वह चिच्चिया और खामोश रहने लगा। जिस आदमी को अपनी सफलता पर गर्व था, अब वह अपनी असफलता से शर्मिंदा था। उसने अलीशा से अपनी आर्थिक समस्याओं की पूरी सच्चाई छिपानी शुरू कर दी। उसे यह डर था कि अगर अलीशा को सब पता चल गया तो वह उसकी इज्जत करना छोड़ देगी, और उसका डर सही साबित हुआ। अलीशा का बदलाव भी धीरे धीरे आया, एक धीमे बहार की तरह जिसने उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर दिया। शुरुआत में यह सिर्फ चिंता थी। विक्रम, बिक्री इतनी कम क्यों है? दुकान का किराया कैसे देंगे? उसके सवालों में इक्र होती थी, लेकिन जब विक्रम के पास कोई जवाब नहीं होता तो उसकी इक्र धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। फिर निराशा ने ताने और शिकायतों का रूप ले लिया। अब उनके बीच प्यार भरी बातें नहीं, बल्कि सिर्फ हिसाब किताब की बातें होती थीं। आपने कुछ सोचा? हम ऐसे कब तक चलेंगे? अलीशा की आवाज़ में अब कौवाहट घुलने लगी थी। और फिर वह दौर आया जब उसकी कौवाहट नर्रत और अपमान में बदल गई। उसने विक्रम की तुलना दूसरे सफल आदमियों से करनी शुरू कर दी। विक्रम को आज भी अलीशा के कहे हुए शब्द किसी तेजाब की तरह याद थे। एक रात जब वे किसी दोस्त की शादी से लौटे थे तो अलीशा ने कहा था, देखा आपने,
राहुल ने अपनी पत्नी को हीरे का हार दिया और एक आप हैं। दूसरे मर्दों के पतियों को देखिए और अपनी हालत देखिए, इतने निकम्मे कैसे हो सकते हैं आप। एक और दिन जब विक्रम थका हारा घर लौटा तो अलीशा ने चिल्लाते हुए कहा था, जो मर्द अपनी बीवी की बरूरतें पूरी नहीं कर सकता उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह शब्द किसी चाहू की तरह विक्रम के दिल में उतर जाते थे। जिस औरत के लिए उसने यह सब कुछ बनाया था, आज वही औरत उसे उसकी असफलता का सबसे बड़ा ताना दे रही थी। आखिरकार वह दिन आया जब विक्रम को अपनी दुकान बंद करनी थी। उसे याद था कि कैसे उसने आखिरी बार अपनी खाली दुकान को देखा था और फिर कांपते हुए हाथों से शटर नीचे गिराया था। उस शटर के साथ साथ विक्रम सिंह का सपना, उसकी इच्छत और उसका भविष्य सब कुछ हमेशा के लिए बंद हो गया था। घर चलाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ी और एक छोटा सा मिनी ट्रक खरीदकर माल ढुलाई का काम शुरू करना पड़ा। एक सफल कारोबारी का एक मामूली ट्रक ड्राइवर बन जाना उसके लिए हर दिन मरने जैसा था। वह अब उन लोगों के लिए काम करता था जो कभी उससे वक्त लेकर मिलते थे। इस बदलाव ने विक्रम और अलीशा के बीच एक कभी न भरने वाली खाई पैदा कर दी थी। विक्रम अब ज्यादातर समय शहर से बाहर अपने ट्रक में गुहारता था, अपनी हकीकत से भागता हुआ, और अलीशा घर पर अपनी अधूरी इच्छाओं और शिकायतों के साथ अकेली रहती थी। अब उनके घर में झग्गे रोज की बात हो गए थे। वह प्यार, वह सम्मान, वह साथ मिलकर देखे गए सपने, सब कुछ मर चुका था। उनकी जगह सिर्फ कवाहट, नहरत और एक दूसरे के लिए गहरी ने ले ली थी। उनका घर अब घर नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां दो लोग एक दूसरे को सिर फकबेने के लिए हिंदा थे। यह एक ऐसा माहौल था जो किसी भी पल एक भयानक विस्फोट का इंतजार कर रहा था। आसमान के पास भले ही कोई आंखें न हो, पर वह सब कुछ देखता है। यह एक पुरानी कहावत है, और विक्रम सिंह के मामले में यह आसमान पुलिस के तकनीकी जासूस थे, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी विक्रम के हर दम पर नजर रखे हुए थे। विक्रम की झूठी कहानी ने पुलिस को उसकी तलाश का एक शुरुआती बिंदु दे दिया था। इंस्पेक्टर सालस्कर ने अपनी सबसे अच्छी तकनीकी टीम को मुंबई से बाहर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के डेटा को खंगालने का काम सौंपा था। यह काम भूसे के ढेर में से सुई खोजने जैसा था, लेकिन टीम के पास एक महबूब सुराग था, विक्रम के मिनी ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें पहली सफलता मिली। विक्रम के ट्रक को मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर गुजरात की दिशा में जाने वाले पहले टोल प्लाजा पर दर्ज ही नहीं किया गया था। इसके बजाय उसे मुंबई से दक्षिण की ओर पुणे और रायगा की तरफ जाने वाले एक दूसरे राजमार्ग पर देखा गया था। यह एक बहुत बड़ा सबूत था। विक्रम न सिर्फ झूठ बोल रहा था, बल्कि वह जानबूझकर पुलिस को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस को उसकी सही दिशा पता चल चुकी थी। इंस्पेक्टर सालस्कर ने तुरंत विक्रम सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जाइल दोबारा खुलवाई। उन्होंने पाया कि विक्रम का परिवार मूल रूप से रायगढ़ जिले के एक छोटे से अंदरूनी गांव का रहने वाला था। वहां उनका एक पुराना पुश्तैनी घर था, जो विक्रम के दादाजी के गुजरने के बाद से लगभग वीरान पड़ा था। विक्रम कभी कभार ही वहां जाता था। एक अनुभवी पुलिस वाले के तौर पर इंस्पेक्टर सालस्कर तुरंत समझ गए कि एक भगोहे के लिए छिपने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। एक ऐसी जगह जहां उसे कोई जानता नहीं था और जहां कोई उसे ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करता। लक्ष्य अब तय हो चुका था। इंस्पेक्टर सालस्कर ने मुंबई पुलिस के सबसे काबिल और अनुभवी अफसरों की एक विशेष टीम का गठन किया। यह एक खतरनाक मिशन था। वे एक ऐसे हत्यारे का सामना करने जा रहे थे जो हताश था और कुछ भी कर सकता था। टीम ने उसी रात बिना कोई देरी किए खामोशी से मुंबई से रायगंज के लिए प्रस्थान किया। शहर की चकाचौंध और शोर को पीछे छोड़कर उनकी गाजियां अंधेरी सुनसान ग्रामीण सड़कों पर दौड़ने लगीं। सुबह होने से ठीक पहले, जब आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे और गांव पर कोहरे की एक चादर बिछी हुई थी, टीम विक्रम के पुश्तैनी घर के पास पहुंच गई। उन्होंने अपनी गाजियां कुछ दूरी पर ही रोक दी। एक छोटी सी टीम ने आगे बढ़कर उस इलाके की रेकी की। कुछ ही मिनटों में
उन्हें घर से लगभग 200 मीटर दूर पेहों के एक झुरमुट में विक्रम का मिनी ट्रक खजा मिल गया। उसे सूखी पत्तियों और टहनियों से ढंकने की एक कच्ची कोशिश की गई थी। अब कोई शक नहीं रह गया था, विक्रम सिंह अंदर ही था। इंस्पेक्टर साल्सकर ने अपनी टीम को चारों तरफ से घर को घेरने का आदेश दिया। वे सब अंधेरे में बिल्लियों की तरह बिना कोई आवाज़ किए अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, इंस्पेक्टर ने इशारा किया, अटैक। 2 असरों ने एक साथ घर के पुराने लक्कही के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा एक तेज धमाके के साथ टूटकर अंदर गिर गया। टीम के सदस्य बंदूकें ताने हुए अंदर घुसे। अंदर का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। अंधेरा, सीलन और चारों तरफ फैला हुआ कबाड़, और उस कबाड़ के बीच में जमीन पर एक फटे हुए गद्दे पर विक्रम सिंह गहरी नींद से चौंक कर उठा था। उसकी आंखें अचानक पड्डी तेज टॉर्च की रोशनी से चौंधिया गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया। उसके चेहरे पर सिर डर, हैरानी और हार का भाव था। वह एक पक्का हुआ जानवर था जिसे अब पता चल चुका था कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साल्सकर उसके पास आए, उसकी आंखों में झांका और सिर्फ इतना कहा, खेल खत्म हो गया विक्रम। रायगढ़ के उस वीरान घर से मुंबई पुलिस थाने के पूछताछ कक्ष तक का सजर विक्रम के लिए बाहर से ज्यादा अंदर से लंबा था। अब वह एक संदिग्ध नहीं बल्कि एक पक्का हुआ हत्यारा था, और यह हाहित उसके चेहरे पर साढ़ लिखी हुई थी। पूछताछ कक्ष की घजी की टिक टिक की आवाज के सिवा वहां और कोई आवाज नहीं थी। घंटों बीत गए थे। इंस्पेक्टर साल्सकर ने उससे कोई बर्दस्ती नहीं की, कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ उसके सामने पानी का एक गिलास रखा और खामोशी से इंतजार करते रहे। वह जानते थे कि कभी कभी खामोशी सबसे असरदार हथियार होती है, और आखिरकार वह खामोशी टूटी। पहले विक्रम के कंधे हल्के से कांपे, फिर उसकी दबी हुई सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। यह पछतावे के आंसू नहीं थे, यह एक हारे हुए इंसान के टूटने की आवाज थी। उस सारे दर्द, गुस्से, अपमान और नफरत के बाहर निकलने की आवाज थी जो वह सालों से अपने अंदर दबाए हुए था। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसने सामने बैठे इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और एक टूटी हुई तराश भरी आवाज में कहा, हाँ साहब, मैंने ही उसे मारा है। यह कबूलनामा उस बांध के टूटने जैसा था जिसके बाद पानी को कोई नहीं रोक सकता। विक्रम ने बोलना शुरू किया और फिर वह रुक नहीं पाया। उसने उस पूरी भयानक कहानी को सुनाना शुरू कर दिया जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। उसने बताया, उस हफ्ते मैं कई दिनों के बाद घर लौटा था। मैं बहुत थका हुआ था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह हर पल को दोबारा जी रहा हो। अलीशा नहाने गई थी और उसका जॉन मेई पर पड़ा था। तभी जॉन की स्क्रीन जली और उस पर एक मैसेज आया। विक्रम ने बताया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, उसने अलीशा का जॉन उठा लिया। वह संजय के मैसेज थे, प्यार भरे शब्द, अगली मुलाकात के वादे और विक्रम का महाड उहाती हुई बातें। वे शब्द नहीं थे साहब, वे हंधारों सुइयां थीं जो एक साथ मेरे दिल में चुभ गई थीं। उसने कहा कि उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है, जैसे जिस औरत के लिए उसने सब कुछ किया उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। लेकिन उसने उस वक्त कोई हंगामा नहीं किया। उसके दुख पर उसके अपमान की भावना हावी हो गई। उसके अंदर एक ठंडा कैलकुलेटर दिमाग जाग उठा। उसने बदला लेने का फैसला किया, सिर्फ अलीशा से नहीं बल्कि उस संजय से भी। उसने गुजरात जाने की झूठी कहानी बनाई। उसने अलीशा के सामने ऐसे बर्ताव किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसने उसे विदा किया, ट्रक स्टार्ट किया और शहर से बाहर निकल गया। लेकिन वह गुजरात नहीं गया। वह सिर्फ शहर के चक्कर काटता रहा, रात होने का इंतजार करता रहा, जबकि उसके अंदर गुस्से और नफरत का लावा उबल रहा था। आधी रात के करीब उसने आगे बताया, मैं चुपके से अपने घर वापस लौटा। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर गया।
उसने उस दृश्य के बारे में बताया जिसने उसे पूरी तरह से थोंज दिया। अलीशा और संजय उसी बिस्तर पर जिसे उसने और अलीशा ने अपनी शादी के बाद ध्रीदा था। जब विक्रम अचानक उनके सामने आया तो संजय बुरी तरह डर गया और कपड़े उठाकर वहां से भाग निकला। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और अलीशा थे। मैंने सोचा था, विक्रम की आवाज में एक दर्दनाक उम्मीद थी। मैंने सोचा था कि वह अपनी जलती मानेगी, मुझसे मां ही मांगेगी। शायद तब सब कुछ अलग होता। लेकिन अलीशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वह उठी और उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने विक्रम पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। हाँ, किया मैंने, वह चीही थी, क्योंकि तुम एक नाकामयाब इंसान हो, एक हारे हुए इंसान। मैं थक चुकी हूं एक गरीब ट्रक ड्राइवर के साथ रहते रहते। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरे पति कहलाओ। अलीशा के ये शब्द आखिरी चोट थे। उन्होंने विक्रम के अंदर के उस आखिरी धागे को भी तोड़ दिया जो उसे इंसान बनाए हुए था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सिर्फ अपनी पत्नी की नफरत भरी आवाज़ और अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। उसे याद नहीं कि उसने कब कमरे के कोने में पटा हुआ वह भारी पाना उठाया जो वह अपनी गाड़ी से निकाल कर लाया था। उसे बस इतना याद है कि उसने अपनी पूरी ताकत से अलीशा पर हमला कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। वह तब तक मारता रहा जब तक अलीशा की आवाज हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई और वह यून के तालाब में जमीन पर नहीं गिर गई। गुस्सा खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ एक आलीपन और एक अंतहीन डर ने ले ली थी। वह अपनी ही पत्नी की लाश के पास खड़ा था और उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक ही पल में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है। जब विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल की तो पूछताछ कक्ष में मौजूद हर पुलिस वाले को लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है। यह गुस्से और धोखे की एक दुखद कहानी थी जो एक भयानक अंत पर पहुंची थी, लेकिन वे ढलत थे। कहानी का सबसे धोनाक और सबसे ठंडा हिस्सा अभी बाजी था। इंस्पेक्टर सालस्कर ने आगे झुककर पूछा, विक्रम, अगर तुमने उसे घर पर मारा था तो फिर उसकी लाश नवी मुंबई की उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे पहुंची? इस सवाल को सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक अजीब कड़वी सी मुस्कान आई। यह मुस्कान किसी भी चीज से ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा, गुस्सा ठंडा होने के बाद जब मैं अलीशा की लाश के पास खड़ा था तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उस जालीपन में मेरे कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, संजय कुमार। विक्रम ने बताया कि उस वक्त उसे अलीशा से ज्यादा नफरत संजय से हो रही थी। संजय जिसने उसकी पत्नी को उससे छीना था, संजय जिसने उसे उसकी ही नहरों में एक हारा हुआ इंसान साबित कर दिया था, और सबसे बचकर संजय जो आहत था, जो वहां से भाग गया था और अपनी जिंदगी जीता रहेगा जबकि विक्रम की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, विक्रम ने अपनी आवाज में एक बर्रीली नफरत के साथ कहा। मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकता था। बादिश और उसी पल उसके दिमाग में बदला लेने की एक दूसरी कहीं यादा शैतानी योजना ने जन्म लिया। यह योजना सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने की नहीं थी, यह संजय कुमार की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने की योजना थी। वह चाहता था कि संजय न सिर्फ पक्का जाए बल्कि वह उसी तकलीफ और अपमान से गुजरे जिससे विक्रम गुजरा था। उसने बताया कि कैसे उसका दिमाग अचानक एक मशीन की तरह काम करने लगा। उसने शांति से घर की सबसे बड़ी चादर निकाली और उसमें अलीशा की लाश को लपेट दिया। उसने ऊन के धब्बों को साढ़ करने की कोशिश की। फिर आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी मुंबई सो रही थी, उसने अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे पर उठाया और उसे अपने छोटे ट्रक के पीछे लाद दिया। उसने उस शहर के बारे में बताया, मुंबई की बाली सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाना, जबकि पीछे उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। उसने कहा कि उसे कोई डर नहीं लग रहा था, कोई पछतावा नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ उसका बदला घूम रहा था। वह जानता था कि संजय उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसी जगह को चुना। जब वह उस विशाल अंधेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। उसने अपनी ट्रक की लाइटें बंद कर दीं और उस जगह को ढूंढा जहां संजय की बड़ी सी खुदाई मशीन खड़ी थी, और मशीन के पास ही रेत का वह विशाल ढेर था
जो अगली सुबह के काम के लिए लाया गया था। मैं लाश को कहीं और भी फेंक सकता था, विक्रम ने कहा, लेकिन मैं चाहता था कि वह उसे बुध खोजे। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले ही अपने हाथों और एक छोटे फावड़े से उस रेत के ढेर के बीच में एक गड्ढा खोदा। फिर उसने अलीशा की लाश को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से रेत से अच्छी तरह ढक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि सुबह जब संजय काम शुरू करेगा तो उसका पहला काम उसी रेत के ढेर को हटाना होगा। वह चाहता था कि संजय का अपना फावा, उसकी अपनी मशीन, उसकी बर्बादी का कारण बने। वह उस पल की कल्पना कर रहा था जब संजय की मशीन का पंजा अलीशा की लाश को बाहर निकालेगा, जब संजय की चीज उस साइट पर गूंजेगी और जब पुलिस संजय को ही अपनी प्रेमिका का बातिल समझेगी। मैं चाहता था कि वह हर दिन उसी डर में जिए जिसमें मैं जी रहा था। मैं चाहता था कि उसकी दुनिया भी वैसे ही तबाह हो जैसे मेरी हुई थी। अपना काम खत्म करने के बाद वह शांति से अपने ट्रक में बैठा और रायगढ़ के उस वीरान घर की तरह चल पड़ा। अपनी झूठी कहानी को जीने के लिए उसने हर चीज की योजना बनाई थी। विक्रम का यह कबूलनामा सुनकर पूछताछ कक्ष में बैठा हर कोई सिहर उठा। यह किसी ऐसे इंसान का काम नहीं था जिसने गुस्से में अपना आपा खो दिया हो। हत्या भले ही गुस्से में हुई थी, लेकिन उसके बाद का हर दम एक ठंडे, बेरहम और शैतानी दिमाग की उपज था। विक्रम सिंह के कबूलनामे और पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए ठोस सबूतों के आधार पर अदालत की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ी। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया था। यह एक ऐसे अपराध की कहानी थी जिसमें धोखा, नहरत और एक ठंडे दिमाग वाली साजिश शामिल थी। सबूत इतने महबूत और सार थे कि बचाव पक्ष के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था। आखिरकार फैसले का दिन आया। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। मीडिया के कैमरे, वकील और आम लोगों की भीड़ के बीच अलीशा शर्मा का परिवार भी मौजूद था। अर्जुन और उसकी मां खामोशी से बैठे थे। उनकी आंखें सिर्फ उस कटघरे पर टिकी थीं जिसमें विक्रम सिंह खड़ा था। इतने महीनों के बाद भी विक्रम के चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था। वह एक जाली कैनवास की तरह भावहीन बना रहा, जैसे यह सब कुछ किसी और की कहानी हो। सरकारी वकील ने अपनी आखिरी दलील में इस अपराध को समाज की आत्मा पर हमला बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ गुस्से में की गई एक हत्या नहीं थी, बल्कि उसके बाद एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की एक क्रूर और सोची समझी साजिश भी थी। उन्होंने अदालत से इसे विरले से विरला मामला मानकर सबसे सख्त सजा देने की मांग की। जब जज साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने विक्रम सिंह को अलीशा शर्मा की हत्या, सबूत मिटाने और एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रचने का दोषी पाया। जज साहब ने अपने फैसले में कहा, यह अपराध सिर्फ एक व्यक्ति की जान लेना नहीं है, यह विश्वासघात और क्रूरता की पराकाष्ठा है। अपराधी ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि उसके बाद ठंडे दिमाग से एक और इंसान की जिंदगी बर्बाद करने की योजना बनाई। ऐसा काम समाज के लिए एक खतरा है और इसके लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। और फिर उन्होंने वह आखिरी फैसला सुनाया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। अदालत दोषी विक्रम सिंह को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाती है। यह शब्द सुनते ही अदालत में भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ा। अलीशा की मां फूट फूट कर रोने लगीं। यह दुख और राहत के मिले जुले आंसू थे। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। उस शोर के बीच अर्जुन चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं। यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ एक लंबे और भयानक अध्याय का अंत था। कानून ने अपना फैसला सुना दिया था। एक शैतान को उसकी सजा मिल चुकी थी, लेकिन उन भाइयों का क्या जो वह हमेशा के लिए पीछे छोड़ गया था। अदालत ने विक्रम सिंह को मौत की सजा सुना दी। दूना कान दादी नियंद कानून की नहर में यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। एक अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई थी, लेकिन जो सवाल यह कहानी अपने पीछे छोड़ गई है वे शायद हमेशा जिंदा रहेंगे। यह कहानी सिर्फ एक क्रूर हत्या की नहीं है, यह एक रिश्ते के टूटने, एक सपने के बिखरने और नैरत के उस तहर की है जो अच्छे अच्छे इंसानों को हैवान बना सकता है। यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो पैसे,
भट्ठी में और उम्मीदों के बोझ तले दबकर मर गया। विक्रम और अलीशा ने एक साथ एक खूबसूरत सज़र शुरू किया था, लेकिन जब जिंदगी ने उनका इम्तिहान लिया, जब मुश्किलों का तूफान आया, तो वे एक दूसरे का हाथ थामने की बजाय एक दूसरे के इलाह खड़े हो गए। जहां बातचीत और सहानुभूति होनी चाहिए थी, वहां शिकायतों और तानों ने जगह ले ली। यह हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते की नींव प्यार से यादा आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है, खासकर बुरे वक्त में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विक्रम सिंह का अपराध सिर्फ धोखे का बदला नहीं था, यह उसकी टूटी हुई मर्दानगी और कुचले हुए आत्मसम्मान की एक हिंसक चीज थी। जब उसका व्यापार डूबा तो सिर्फ उसका पैसा नहीं डूबा, बल्कि समाज में उसकी इज्जत, उसकी पहचान भी डूब गई। और जब उसकी पत्नी ने उसे उसी असफलता के लिए ताने दिए, उसे निकम्मा और नाकामयाब कहा, तो यह उसके वजूद पर आखिरी हमला था। यह हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराता, लेकिन यह हमें उस तरनाक दबाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारा समाज मर्दों पर सफल होने के लिए डालता है। यह कहानी एक चेतावनी भी है। यह हमें उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानने के लिए कहती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, अपमानजनक शब्द और आत्म होती बातचीत, क्योंकि शारीरिक हिंसा से पहले हमेशा भावनात्मक हिंसा होती है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं, तो हम उस खतरनाक रास्ते पर पहला कदम रख देते हैं जिसका अंत सिर्फ तबाही होता है। इस पूरी कहानी में न्याय हुआ, लेकिन क्या किसी को शांति मिली? शायद नहीं। एक जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी फांसी पर छाट जाएगी, और कई परिवार हमेशा के लिए एक कभी न भरने वाला अधर्म लेकर जिएंगे। उम्मीद है कि यह कहानी हमें याद दिलाएगी कि हम अपने रिश्तों को, अपने सपनों को और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत को किसी भी अहंकार या नफरत से ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो वे सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, वे जिंदगियां भी तोड़ सकते हैं।